चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की। कहा जाता है कि किसी भी देश का इतिहास उसका सबसे सुनहरा अध्याय होता है। कोई भी देश जब तरक्की करता है तो अपने इतिहास को इसलिए संजो कर रखता है कि आने वाली पीढ़ियों को अपने पुरखों की कुर्बानियों की इज्जत करे और उससे सबक भी ले। लेकिन बांग्लादेश एहसान फरामोशी की राह पर बढ़ चुका है। अब वो अपने पुरखों की वसीयत को भी ध्वस्त करने पर आमदा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी घटना सामने आई है, वो भी सिर्फ सियासी मुखालफत के लिए। वरना ऐसा कहां होता है कि शेख हसीना से बदला लेने की सोच में उस शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों को मिटाने पर तुल जाते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश का ना केवल बुनियादी ख्वाब देखा बल्कि उसे हकीकत कर दिखाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बांग्लादेश में कुछ यही हो रहा है। तभी तो शेख हसीना ने कहा वो इमारत मिटा सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की नहीं, बांग्लादेश की हैं, जो अपने ही इतिहास को कुचलने पर आमादा है। क्योंकि जिस ठिकाने पर यह बुलडोजर गरज रहा है, बरस रहा है, वो बांग्लादेश का जीवंत इतिहास शेख मुजम्मिल रहमान का बंगला है, जिसे बांग्लादेश की सरकार ने म्यूजियम घोषित किया हुआ है। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का उन्माद इस हद तक चरम पर पहुंच चुका है, अब वो उस इमारत की इबारत को मिटाने पर तुल गए हैं, जिसकी बदौलत बांग्लादेश वजूद में आया। वजह शेख हसीना से नफरत है। असल में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की स्टूडेंट इकाई ने ऑनलाइन शेख हसीना के संबोधन का कार्यक्रम बुधवार की रात 9 बजे रखा था, जिसकी भनक कट्टरपंथियों को लग गई। फिर क्या था, बड़ी तादाद में कट्टरपंथी और प्रदर्शनकारियों ने धान मंडी 32, जो कि मुजीबुर रहमान का बंगला है, वहां जुटना शुरू कर दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने धान मंडी 32 पर धावा बोल दिया और इसे फावड़े और हथौड़ों से तोड़ना शुरू कर दिया। बाद में इसमें आग लगा दी। रात 9:30 बजे इस बिल्डिंग में आग लगा दी गई और आधी रात के थोड़ी देर पहले एक क्रेन और एक खुदाई करने वाली मशीन वहां पहुंच गई। इसके बाद रात 2 बजे के आसपास बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा दिया गया। सिर्फ मुजीबुर रहमान के बंगले को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इसी इलाके में पड़ने वाले शेख हसीना के शौहर के बंगले सुधा सदन में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी यहां हसीना को फांसी दिए जाने की मांग करते नजर आए, जबकि आज अवामी लीग पार्टी के दूसरे नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि हसीना ने संबोधित किया और साफ किया जरूरत सरकार के खिलाफ संगठित विरोध की है। शेख हसीना ने साफ तौर पर यूनुस सरकार का नाम लिए बिना ये कहा कि उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और आजादी को खत्म कर सकें। हाँ, वो इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। बांग्लादेश की ये सूरत बताने के लिए काफी है कि यूनुस सरकार अपने मकसद से बुरी तरह भटकी हुई है। पहले हिंदुओं, उनके धर्मस्थलों पर अत्याचार, फिर पाकिस्तान से प्यार और अब अपने इतिहास पर ही बुलडोजरवार। बताता है कि बांग्लादेश अपने सर्वनाश की पटकथा खुद ही लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है, ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ शोएब चौधरी वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। संजय कुलकर्णी जी, क्या कहना चाहेंगे? शेख हसीना के भाषण पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। उनका कहना यह है कि भारत में रहकर वह राजनीति कर रही है और वहां के लोगों को बरकला रही है। ये तो सरासर झूठ और सरासर मैं कहूंगा कि ये एक तरीके का एक बहाना जो जिसके द्वारा इस तरह के जो इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है वो भयानक है। क्यों मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि बांग्लादेश जो है ये बंगालियों का अस्तित्व, बंगालियों की अस्मिता वो आप मिटा नहीं सकते, चाहे वो कितने भी हो
और इस बात में अपना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिनके अपने जहूर रहमान जिसके द्वारा ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खड़ी हुई, चाहे कितना भी हो जाए वो भी इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका भी अस्तित्व बांग्लादेश बनने से जुड़ा हुआ है, ना कि बांग्लादेश के विरुद्ध। ये जो लोग हैं वहां पे, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो भी जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान की, हर हमेशा उनके घरों को जिस तरीके से हम लोग संवारते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, ऐसा ही वो घर है जिसमें शेख मुजीबुर रहे, उनका पूरा परिवार 15 अगस्त 1975 को मारा गया, और उस घर को इस तरीके से बर्बाद करना, ये कहना कि शेख हसीना ने जो बातें कही, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो तत्व है वो बिल्कुल ही एक आतंकी उनकी मानसिकता है और ये ठीक नहीं है बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश के अंदर और वहां पर जिस प्रकार से आईएस का फ्लैग दर्शाया गया और झंडा लहराया गया, वो साफ दर्शाता है कि मानसिकता जो है आज बांग्लादेश में मजहब ज्यादा आगे चला गया है बनिस्बत बंगाली अस्तित्व और उनकी अस्मिता जो है वो दोनों के बीच में जो कशमकश चल रही है वो साफ दिखाई दे रही है, जिसमें पाकिस्तान का आईएसआई हाथ में है। और ये एक मैं कहूँगा विडंबना है कि आईएस का झंडा लहरा रहा है, आईएसआई का वहां पे बीच में जिस प्रकार से दखलंदाजी है, जमात जिस तरीके से काम करी है, शेख मुजीबुर रहमान यानी कि पूरा इतिहास जो बांग्लादेश का है उसको मिटा रहे हैं। वो चाहते क्या है? एक जरूर मैं कहूंगा, आपका कहना ठीक है, एक तरीके से अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं नफरत, और नफरत साफ दिखाई दे रही है कि मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना से सख्त नफरत थी, और वो ठीक है। शोएब चौधरी जी, आपका इस पर मैं सर रिएक्शन चाहूंगी। बांग्लादेश की स्थिति की अगर अभी हम बात करें सर, देखिए दो सवाल जहन में, एक, क्या यहाँ पर शेख हसीना एंड फैमिली की जो मोनोपोली है उसको खत्म करने की कोशिश जो है वह की जा रही है कि चलिए इतिहास ही मिटा देते हैं वहां पर, या फिर इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति इस तरह की है कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो देश में है ही नहीं, जिसका जो मन आ रहा है मंदिर में आग लगा देता है, फॉर्मर पीएम के घर पर आग लगा देता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी तो है ही नहीं देश में। बहुत धन्यवाद। देखिए, कल से जो तोड़फोड़ शुरू हुआ, वहाँ हम लोगों ने हमास के फ्लैग देखा, अलकायदा की फ्लैग देखा, इस्लामिक स्टेट की फ्लैग देखा। सो ये हमास, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और पाकिस्तानी आईएसआई सबकी मिलजुल के ये काम है। और आप जो कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, बांग्लादेश पोजेस सीरियस security threat to the region and the world. Bangladesh has become a very vulnerable place. Secondly, आपने जो शेख हसीना के जो मोनोपोली वगैरह के बारे में कहा, जैसे हमारे सम्मानित जनरल कुलकर्णी साहब ने कहा कि ये जो यूनुस है, इनके दिल में शेख हसीना के लिए एक नफरत है, ये तो सही है। और इनके ये नफरत के साथ दूसरा जो चीज मिल गया कि पाकिस्तान के दिल में शेख मुजीब के लिए और हमारे जैसे बंगाली के लिए बहुत ही गहरा नफरत है। और कल जब यह तोड़फोड़ शुरू हुआ, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से दे आर सेलिब्रेटिंग, और ये भी वो कह रहे हैं कि अभी 2 स्टेट्स पॉलिसी फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट कर दे, या बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ फिर से कॉन्फेडरेशन बना ले। सो ये सब जो स्टेटमेंट आ रहा है, इससे साफ साफ साबित होता है कि ये पाकिस्तान का एक साजिश है। और अभी तीसरा जो बात है, जो सबसे गंभीर, कि कल ये सब हुआ, मगर बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भारत की डेप्यूटी हाई कमिश्नर को समन की और करके कहा कि क्यों शेख हसीना ने ऐसे स्टेटमेंट दिया, भाषण दी, आपको ये इसका जवाब देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, यूनुस के प्रेस सेक्शन ने कहा कि ये जो तोड़फोड़ है, ये लोगों की शेख हसीना के ऊपर जो घृणा और गुस्सा है, इसके प्रोजेक्शन है। ऑन द अदर हैंड, ये जो जिहादी जंगी, जो अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास के फ्लैग लेके हिजबुत तहरीर, अंसार अल इस्लाम वगैरह, ये लोग कह रहे कल से कि अगर मंगलवार तक शेख हसीना को भारत वापस प्रत्यर्पण नहीं करेगा तो ये लोग इसी तरीके की बुलडोजर मार्च करेगा बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की तरफ। So this is a very scary and serious situation,
ऐसा है कि स्टेट और पैट्रोनाइज थिंग, क्योंकि यहाँ पुलिस नहीं थे और आर्मी भी आए थे, तो आर्मी को हट जाने के लिए कहा स्टूडेंट्स, और आर्मी हट भी गए। तो ऐसा तो है नहीं कि आर्मी को कहेगा आर्मी हट जाएगा, किसी ने कमांड किया होगा आर्मी को कि तुम वापस आ जाओ, कि जनरल कुलकर्णी सर, राइट। मालूम है कि आर्मी ऐसे हटते नहीं विदाउट कमांड। So who are giving the command to army to retreat and let the anarchists continue the anarchy? Also very serious situation in Bangladesh. बट शोएब चौधरी जी, क्या नरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की जा रही है? अगर इस वक्त मैं मोहम्मद यूनुस की बात करूं, किस आइडियोलॉजी पर वो बांग्लादेश में इस मास लेवल पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि मंदिर तो चलिए आप जला रहे हैं वहां के, कि आपको हिंदुओं से इतनी नफरत है, ऐसा इसका भी हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया, लेकिन सर वहां पर जो इतिहास है उसको आप थोड़ा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। देखिए, यूनुस तो एक इंडिविजुअल जिसके कोई नीतिहीन एक आदमी है, और डीप स्टेट कहिए या पाकिस्तानी आईएसआई के, इनके लिए एक नीतिहीन लोग की बहुत जरूरत होता है जिसको तो ये कुछ भी करा सकते हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बांग्लादेश में पिछले 6 महीने में 71% फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो गई, और पिछले 6 महीने में यूनुस ने आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 4.9 बिलियन डॉलर की पैसा जो लिया, ये पैसा का कोई पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है। सो यूनुस ने अच्छी तरीके से लूट रहा है पैसे, और इनके तो भागने के दिन आ गया, वो भाग भी जाएगा। और उनका जो मिशन था बांग्लादेश को बर्बाद करना, पाकिस्तान जो वो क्या कहते हैं प्रतिशोध लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं 71 का, वही पूरा भी हो रहा है और कुछ भी नहीं है। शरदेंदु जी, इस पर आपका रिएक्शन सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके देश में सुरक्षा का माहौल नहीं है, और जिस देश में सुरक्षा का माहौल नहीं है उस देश को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जैसे सर ने जिक्र किया कि 71% फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रॉप हो गई। क्या स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में सर आपको नजर आ रही है? क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूँ कि ये बांग्लादेश के पब्लिक रिपब्लिक को कन्वर्ट करके इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये इनका मेन मकसद है, और तमाम तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, तमाम तरीके के जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनमें अपने नुमाइंदों को लाएंगे, और एक तरीके का फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के साथ इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सारी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस वहां पे पूरी तरीके से एक्टिव है। तो इसका देखिए एक झलक दिखी थी, जिस तरीके से हमास का झंडा, आईएसआई का झंडा, और इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेशन वहां हुआ है, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। धर्म के नाम पे उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि बांग्लादेशी मुस्लिम जो हैं वो जो एक बड़े जागरूक कौम है, एक सेंसिटिव हैं, जागरूक हैं और अपने कर्तव्यों को समझते हैं। तो लिहाजा इस तरह ड्रिफ्ट होने की तरफ तो मुश्किल है, लेकिन सरकार जब एक तरफ से पूरी तरीके से डिटर्मिन हो जाती है और उसके सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें हिस्सा लेने लगते हैं, तो ये चीज नामुमकिन नहीं रह जाती। पहले भी ऐसा हुआ है, आगे भी होने की संभावनाएं बनी हुई है। जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान के जो रेजिडेंस पे देखिए, जिस tरीके से उसमें जलाया गया, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। आप अपने इतिहास को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता रखने से देश प्रोग्रेस नहीं करता, आप रेट्रोग्रेड एक्शन में जा रहे हैं, और अच्छी खासी इकोनॉमी को आपने ध्वस्त कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, और तमाम तरीके के शरदेंदु जी, मैं इस पर सर थोड़ा सा आपकी तरफ से एक पॉलिटिकल वो भी चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि इस तरह का नरेटिव विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए भी सेट किया जाता है। क्या ये भी पॉसिबिलिटीज है? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? नहीं, मैं इसको विक्टिम कार्ड तो नहीं मानता। ये पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही है। एक सरकार की एक सोच है। मोहम्मद यूनुस साहब इतने बेवकूफ नहीं है जैसा वो पोस्ट करें, अब इतने निरीह नहीं है जैसा वो मीडिया के सामने अपने हमेशा आते हैं, और एक तरीके का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल देते हैं। तमाम तरीके के रीस्ट्रक्चरिंग उन्होंने अपने तमाम डिपार्टमेंट में शुरू की है, लेकिन उस पर वो ये सिर्फ दिखाने की बात है। कहीं ना कहीं उनके जहन में एक फंडामेंटलिज्म है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक डर बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रखी है, अब उनके दिन लिमिटेड है। तो ऐसी ग्राउंड सिचुएशन क्रिएट कर दो जिससे कि अवामी लीग का वर्चस्व खत्म हो जाए, या उनको
फिर से रिवाइव करने में बहुत समय लग जाए। इसीलिए उनके अटैक देखिए बीएनपी पे नहीं है, उनके अटैक आवामी लीग पे, आवामी लीग के लीडर्स को तमाम तरीके जी। से उनके घरों में वो तोड़ा जा रहा है, और उनका एक ही मुद्दा है कि किसी न किसी तरीके से शेख हसीना को रिपैट्रिएट करके बांग्लादेश ले आओ, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और शेख हसीना इस चीज को बार बार बताने की कहीं न कहीं उनकी जान बार बार बच जा रही है, वो कहीं न कहीं एक करिश्मा करना चाहते हैं बांग्लादेश में, उसको उन्नति के पथ पे ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो बच रही। वो भी एक सेंटिमेंट कार्ड प्ले कर रही है। उनके तमाम तरीके के सोशल मीडिया में जो स्टेटमेंट है जिसका की ऑब्जेक्शन बांग्लादेश की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है, लेकिन ये पॉलिटिकल गिमिक है। इलेक्शन होगा तो अवामी लीग को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये उसी तरीके का इलेक्शन होगा जैसा कि अवामी लीग ने किया था, वन पार्टी इलेक्शन, और बीएनपी के नेताओं को जेल में रखा था। तो मेरा मानना है कि बांग्लादेश में आज की डेट में जो हो रहा है, मोहम्मद यूनुस साहब समझते जरूर हैं, लेकिन कंट्रोल उनका नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट उनको डिक्टेशन दे रहे हैं। तमाम तरीके के जो पाकिस्तान के आईएसआई के लोग हैं, पाकिस्तान के जो सिंपैथाइजर हैं, चाइना का एक तरीके का डिक्टेट है, उसके तहत बांग्लादेश ठीक काम है कर रहा है। संजय और एक कुलकर्णी डर जी, का माहौल तो है ही सर है। क्योंकि भारत हार्ड स्टेट्समैनशिप को फॉलो कर रहा है, और इस वक्त जो हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में देख रहे हैं, इतनी नफरत, ये नफरत की आग कहीं सरहद पार ना आ जाए, क्या एक्शन इस वक्त इंडिया को लेना चाहिए? अगर मैं भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये देश जो है ये इधर उधर का कोई देश नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क है। पलक जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि भारत का तकरीबन 4095 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। बॉर्डर पोरस है, चाहे 70% से भी ज्यादा के आज की तारीख में 75% के आसपास बॉर्डर फेंस हो चुका है, लेकिन बाकी बॉर्डर फेंसिंग अभी बाकी है, जिसको लेकर के उनके भी बॉर्डर ट्रूप्स के साथ, हमारे बीएसएफ के साथ कहीं ना कहीं अनबन रहती है। हमें सतर्क रहना होगा, हमें यकीन करना होगा कि वहां से किसी प्रकार से लोग हमारी तरफ ना आए, नहीं तो ये इलीगल इमिग्रेशन अगर शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। वैसे ही हम लेकिन लोग सर यहाँ पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं एज अ जर्नलिस्ट सर, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कि ये सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, यहाँ पर जो दूसरा पड़ोसी देश है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पाकिस्तान खुद जिस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, पाकिस्तान के बीच में ही जिस प्रकार से परेशानी हो रही है, वहां पर भी हमास के लोग अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ खड़े होकर के एक बड़ा जलसा निकाल रहे हैं। वहां पर भी एक खतरा है तालिबान को, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है लगातार पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स पे हमला कर रही है, वहां पर उनको परेशानी है। बलूची जो है वो उनसे लड़ रहे हैं। चीन की जो स्थिति है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत डगमगा रही है। तो पाकिस्तान खुद ऐसे माहौल से गुजर रहा है, और इसके बावजूद आईएसआई के द्वारा, जमायतियों के द्वारा बांग्लादेश में भारत के बरखिलाफ उसको उकसा रहा है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि हम लोग जो जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी भारत के लिए बहुत काफी लोगों के बीच में एक मैं कहूंगा सहानुभूति रहेगी, अच्छे लोग भी हैं उधर, लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से मानसिकता है उधर, वहां मजहब जो है एक बंगाली जो अस्तित्व है उसके ऊपर खड़ा होकर के, क्योंकि 30 लाख लोग बांग्लादेश की सऊदी अरेबिया में बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, वो हर महीने $2 अरब जो है बांग्लादेश में भेजते हैं। तो वो भी एक तरीका है। वहां पे अभी इतने सालों से बांग्लादेश को लग रहा है कि भाषा नहीं, कई एक लोग हैं वहां पे जैसे सर यहाँ पर मैं इस पर भी कमेंट चाहूंगी कि यहाँ पर शेख हसीना बैठकर कुछ भी बोल देती हैं, सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देती हैं, ये कितना सही है? क्या इतनी फ्रीडम इंडिया की तरफ से देनी चाहिए शेख हसीना को कि वह हमारे देश में बैठकर अपने देश की राजनीति कर रहे हैं? जी सर। देखिए, ये नहीं कहूंगा कि वो अपनी देश की राजनीति कर रही है, वो अपने अवामी लीग के लिए जो भी, अब उसका भी आफ्टर ऑल अवामी लीग का भी 30 से 35% जो है वहां पे दबदबा है। ऐसे नहीं कि अवामी लीग खाली बैठी है, 30 से 35% उनके भी वोटिंग है। तो अगर किसी भी वक्त में जमात जो है कभी भी इलेक्शन में 10 सीट से ज्यादा नहीं लेता है,
चाहे कितना भी वो जोर लगा ले, जितना भी वो फंडामेंटलिस्ट रेडिकलाइज हो जाए, टेररिज्म कर ले, पर वो 10 से 15 सीट से ज्यादा नहीं लेता है और ये 71 से लगातार देखा जा रहा है। तो जमायत का एक न्यूसेंस वैल्यू है, पॉलिटिकल कोई मैं कहूंगा कि ये नहीं है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू बहुत है और उस न्यूसेंस वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि जो फंडामेंटलिज्म है वो उसने एक तरीके से नहीं तो हो ही नहीं सकता कि जिस तरीके से जब तक स्टेट सपोर्ट न करे, ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक स्टेट सपोर्ट नहीं कर रहा, इस तरह की जो तोड़ फोड़ हो रही है बांग्लादेश के अंदर वो नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने यकीन करना है कि कम से कम अपने 4065 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है उसको हमने रोकना है, यकीन करना है कि वहां से लोग इस तरफ ना आए, यहां से लोग उस तरफ ना जाए, जिससे कि बॉर्डर सीलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि जो 200 किलोमीटर म्यांमार के साथ है वो तो रखने में उससे ले लिया है और वो भी अराकान बैठे है, तो वहां पर भी म्यांमार का भी कंट्रोल नहीं है। तो और जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसके ऊपर भी अराकान आर्मी का भी कंट्रोल है। तो वहां पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से हम अमेरिका का फायदा दे, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है लेकर के अमेरिका को दे, और किस प्रकार से हम चीन की मदद करें, क्योंकि चीन का भी 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर, तो वो इन्वेस्टमेंट भी उनको संभालना है। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो सोचते हैं वो इसी तरीके से हमेशा पाकिस्तान रहा है, कहीं ना कहीं से अपना पैसा बटोरने में। तो चीन से भी पैसा बटोरो, अमेरिका से भी पैसा बटोरो, सऊदी अरेबिया से भी पैसा बटोरो और बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर करके बांग्लादेश को बिल्कुल भी बर्बाद कर दो। वैसे भी उन्हें बंगाली मुसलमानों से सख्त नफरत है। शरदेंदु जी, इस पर सर बहुत जरूरी सवाल ये हो जाता है कि जो इस तरह सिचुएशन बनी हुई है, क्या ये डिप्लोमेटिकली भी हैंडल हो सकती है? क्योंकि एक तरफ तो हम अपनी देश की सुरक्षा के मद्देनजर जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर, जब मैं बांग्लादेश से सटे अपने जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी बात करूं, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या इसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, आज की डेट में हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल पे ही हिंदुस्तान काम कर रहा है और हमने बॉर्डर पे अपने अलर्टनेस बढ़ाई है। बीएसएफ पूरी तरीके से चौकन्ना है, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन बिट को हमेशा रोका जा रहा है और तमाम इस तरीके के इंसिडेंसेस रिपोर्ट भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो काम करने का तरीका, वो लगातार बांग्लादेश पे नजर बनाए हुए है। और जो हमारे, आपने कुछ समय पहले देखिए डिफेंस सेक्रेटरी भी वहां गए हुए थे और उन्होंने माइनॉरिटीज के इश्यूज की बात बताई थी और अपने बायलैटरल इश्यूज को भी उनके सामने रखा था। तो हम डिप्लोमेटिक लेवल पे तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको थोड़ा सा कोर्सिव डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा, एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने से कंट्रोल में नहीं हो रहा है। आप अच्छी अच्छी बातें करके आ जाते हैं लेकिन उसका इंपैक्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना पड़ेगा, एक तरीके से जो भी आपके मित्र देश हैं उनसे भी प्रेशर डलवाना पड़ेगा। प्लस आप एक बहुत बड़े पार्टनर बांग्लादेश के साथ हैं। फेसिज्म पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है बांग्लादेश में इस वक्त, और ना केवल बांग्लादेश में, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। कितना असर भारत पर पड़ते हुए नजर आएगा? क्योंकि देखिए, जब कोई भी पड़ोसी मुल्क, और खासतौर पर अगर वो मुस्लिम देश है, तो अगर वो कुछ भी कर रहा है तो एक इम्पैक्ट जो है वो भारत में भी पड़ता है। देखिए, हिंदुस्तान इस रीजन का इतना बड़ा स्टेक प्लेयर है, इतना बड़ा कंट्री है कि किसी भी कंट्री में छोटे बड़े देश, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, हिंदुस्तान का कंसर्न इसलिए रहता है कि हमने हमेशा से गुड नेबरली रिलेशन बनाए हैं। हमारे तमाम तरीके बायलैटरल रिलेशन है, हमारा टूरिज्म है, हमारे लोग वहां आते जाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो हम चाहते हैं कि इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे, ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। उसी के तहत हिंदुस्तान काम करता है। एक विश्व बंधु का जो हम मैसेज देते हैं पूरे वर्ल्ड में, इस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। सार्क की हमने शुरुआत की थी, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा रोड़ा बनाया है, लेकिन आज की डेट में वही बांग्लादेश, पाकिस्तान सार्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को मार्जिनलाइज करके, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें आप बोल रही हैं, हिंदुस्तान जरूर चाहता है कि इस रीजन में पीस हो और हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता हो। सर, कुछ देर पहले बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी यहाँ पर पैनल में कि जी देखिए, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इस वक्त अगर वहाँ का जर्नलिस्ट ये बात कह रहा है कि एक 2 स्टेट पॉलिसी चल रही है, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ बात हो रही है, अगर ऐसा इस समथिंग इज कुकिंग लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ वहां पर पक रहा है 2 स्टेट पॉलिसी जैसा, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर सर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। कुलकर्णी जी। इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना है
बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से क्यों बना? क्योंकि उनको उर्दू भाषा को लेकर के सबसे पहला जो आंदोलन 1952 में शुरू हुआ, उसको लेकर के बांग्लादेश के अंदर विरोध था कि पाकिस्तान उर्दू की भाषा थोप रहा है और उससे उनको अलग होना था। और उनको बार बार लग रहा था कि बंगालियों को ये पंजाबी मुसलमान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको उसे एक सेकेंड रेट सिटीजन समझ रहे हैं। तो ये उनका लेकिन 71 की लड़ाई के बाद भी जो इस प्रकार से उन्होंने जमात और बिहारी मुसलमानों को पीछे छोड़ा और अपने देश में नहीं लिया, धीरे धीरे करके जब भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आई, वो हर हमेशा भारत के बरकरार भी काम करती है। कब किसी वक्त भी खालिदा जिया ने भारत के साथ नहीं रहा, तो पार्टी कौन सी रही दो पावर में? या तो अवामी लीग या फिर वो खालिदा जिया की पार्टी। तो बीएनपी और अवामी, इनके बीच में ही चल रही थी सत्ता। लेकिन पिछले 15 साल से जो अवामी लीग ने अपने बांग्लादेश को उस मकाम पर पहुंचा दिया और उनके जो इकोनॉमिक हालत है बहुत अच्छी कर दी और इतनी सारी औरतों को और महिलाओं को उन्होंने नौकरी दी। और जिस प्रकार से बांग्लादेश का लेकिन सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे सर ये मेरा ओपिनियन है कि शेख हसीना हिंदुओं को लेकर इतनी सॉफ्ट कभी भी नजर नहीं आई। वो भी कुछ सॉफ्ट नहीं थी हिंदुओं को लेकर। ना ना ना, बिल्कुल ये नहीं पलक। आप हैरान होंगे कि शेख हसीना के होते हुए 15 साल में पाकिस्तान की आर्मी 10 डिवीजन है आर्मी उसकी, सारे हथियार चीन से आते हैं, सारे एयरक्राफ्ट उनके चीन से आते हैं, सारे शिप्स और सबमरीन चीन से आते हैं। तो उन्होंने देखा ये 10 डिवीजन, क्या बांग्लादेश को कौन कहां से खतरा है? तो किसने खड़ी की है आर्मी? शेख हसीना के वक्त ये धीरे धीरे करके सारा। तो उनका झुकाव, ये कहना कि भारत की तरफ झुकाव था, गलत है। उनका झुकाव बैलेंसिंग था, वो भारत के साथ भी रहे, चीन के साथ भी रहे। हाँ, उनका जो स्टेटमेंट था कि किसी सफेद आदमी, गोरे आदमी ने आकर के हमारे साथ कोई सौदा किया है, वो तो ऑफकोर्स अमेरिका की तरफ उसका मतलब पता चल रहा था कि वो क्या कह रही हैं। तो इतना ये कहना कि वो हमेशा भारत के साथ रही, गलत। क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी का पूरा इक्विपमेंट, बांग्लादेश के आर्मी के ट्रेनिंग पाकिस्तान में तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आज ज्यादा हो रहा है। वो चीन में भी ट्रेनिंग कर रहे थे, भारत में भी आते थे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन ये जो माहौल है आज बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव है। उनको लगता है कि एक इस्लामिक, और जिस प्रकार से हमास के झंडे, फिलिस्तीनी के झंडे, आईएसआईएस के झंडे जो लहरा रहे हैं, ये एक मानसिकता का रूप धारण कर रहे हैं जिसमें साफ लगता है कि बांग्लादेश जो है, सर ये मानसिकता एक दिन की नहीं है, कुछ महीनों में मानसिकता हो, पहले से इसके बीज जो हैं वे बोए गए हैं बांग्लादेश में। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, सर यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों की, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, फिर उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, कि जो भी स्थिति बांग्लादेश में इस वक्त बनी हुई है, कभी कभी सर जहन में ये सवाल आता है, क्योंकि हम टुवर्ड्स है डेवलप्ड नेशन, कुछ और सालों में हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बेहतर और हम एक विकसित भारत बन जाएंगे। क्या ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जो ऐसा चाह रही हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी अड़चनें जो है वो सामने लेकर आए? क्या ये एक तरीके से इकोनॉमिक वॉर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बोला। हिंदुस्तान को इस फ्रंट पे उलझा के रखने की बात है। हिंदुस्तान सारे फ्रंट पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता दिख रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे मालदीव में भी कुछ समय तक ऐसा था, लेकिन सिचुएशन वहां इंप्रूव हुई। बांग्लादेश और नेपाल की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से इन्वॉल्व, लेकिन इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, सारे देश हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे नहीं डाल सकते। एक कंट्री है जो इम्पैक्ट डालता है, वो है चाइना। कहीं ना कहीं चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस सारे के सारे कंट्री में है। वो नहीं चाहता कि एशिया में या वर्ल्ड में एक उसका कॉम्पिटिटर आए। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है। हिंदुस्तान एक इमर्जिंग पावर है, थोड़े समय में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर हिंदुस्तान को इस फ्रंट पे उलझा दिया, इनके फ्रंट सारे खोल दिए, इनका एक्सपेंडिचर नॉन प्रोडक्टिव वर्क में हो गया और डिफेंस में इनका ज्यादा ध्यान दिया, तो ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी, जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी उभर के आने वाली थी, उसको वो बाधा पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मास्टर प्लान है चाइना का। चाइना को इतना आसानी से हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक तरफ वो अमेरिका को काउंटर करता है, एक तरीके का वो प्रोडक्शन हब जब से बना हुआ है, तमाम तरीके के मार्केट को कैप्चर कर रहा है। और अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, दोनों के रिश्तों में और खरास्ता आई, क्योंकि अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ और लगाने जा रहा है, जिसका जिनपिंग ने भी जवाब दिया। अब जिनपिंग की दूसरी समस्या यह है कि
कहीं ना कहीं उनको इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड बना, अमेरिका और हिंदुस्तान उसमें साथ है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में थ्रेटन महसूस करता है। तो वो उसने एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी की है, पाकिस्तान में सी पैक लगाया है, मिडिल ईस्ट में घुसने की तैयारी की। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि चाइना इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो डिक्टेशन देता है पाकिस्तान को, डिक्टेशन देता है पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश को और नेपाल को। इस तरीके से वो चालें चलता है जिससे कि हिंदुस्तान इस रीजन में उलझ के रह जाए। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी मैच्योर्ड है, लीडरशिप मैच्योर्ड है, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी है वो बड़ी मैच्योर्ड है। हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ना दें कि हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे तमाम तरीके के ट्रेड, कॉमर्स और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट तमाम देशों से बनते चले जा रहे हैं, जिसमें एशियान है, ब्रिक्स है, क्वाड है और तमाम तरीके के यूरोपियन नेशन से हमारे संबंध अच्छे हैं। तो एक तरीके के हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड हम अपनी सुरक्षा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे देशों को ये हजम नहीं हो रहा है, लाजमी सी बात है। संजय कुलकर्णी जी क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि इकोनॉमिकली हम हर महीने में कहूंगी कि और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ की जब बात होती है तो कहते हैं कि भाई भारत तो अभी और ज्यादा विकास जो है वे करेगा, पिछले साल के अनुमान और ज्यादा विकास करेगा। तो ये नहीं हजम हो रहा देशों को। पालक जी, क्या हो गया है, हम लोग अभी आज की तारीख में अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, जर्मनी, जापान और इंडिया के बीच में खास ज्यादा फर्क नहीं है। और ये फर्क जो है 2030 तक भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। और जैसे ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा वो विश्व का तीसरी आर्थिक स्थिति बनेगा। लेकिन उस वक्त तक चाइना जो है वो $20 ट्रिलियन होगा, जो अमेरिका जो आज 24 है वो तकरीबन $27 ट्रिलियन होगा। तो आप समझ सकते हैं, चाहे हम तीसरे सबसे बड़ी हमारी आर्थिक स्थिति होगी $5 ट्रिलियन के साथ, बट बिटवीन चाइना और इंडिया में फर्क है वो 4 गुना होगा। और आज की तारीख में हमारा पर कैपिटा जीडीपी $2500 है, वो अधिक से बढ़कर के 3000 होगा। आज की तारीख में चीन का 12,000 से 14,000 पर कैपिटा जीडीपी है। अमेरिका का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो 80,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे तीसरी आर्थिक स्थिति बन जाए उसके बावजूद भी फर्क बहुत है। और हम लोगों को वो फर्क में ही हमेशा चीन चाहेगा क्या कि हमें गरीब बना करके रखे, चाहे थर्ड बने। हम धीरे धीरे करके अगर हम 7% से भी ग्रो करते हैं तो भी हम 2035 तक सिर्फ $8 ट्रिलियन बनेंगे। तो बहुत वक्त लगता है किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कैपेसिटी बिल्डिंग में। और हमारे दुश्मन जो है वो चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के आप देख रहे हैं किस प्रकार से म्यांमार के अंदर स्थिति है, किस प्रकार से नेपाल के अंदर स्थिति है। तो ये सबको देखते हुए हम लोगों को सतर्क रहना है, यकीन करना है कि भारत मजबूत आर्थिक स्थिति में हो, मिलिटरीली हो। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो भारत मिलिटरीली मजबूत होगा, अगर मिलिटरीली मजबूत होगा तो टेक्नोलॉजिकली मजबूत होगा, अगर टेक्नोलॉजिकली मजबूत होगा तो फिर अपना डिप्लोमेटिकली मजबूत होगा। ये सब मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर अंदरूनी स्थिति भी मजबूत होगी, तभी भारत मजबूत सर होगा। मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगी, जिस हार्ड स्टेटमेंटशिप की मैं बात कर रही थी तो अब हार्ड होना पड़ेगा, क्योंकि बॉस आपके पड़ोस में बैठा मुल्क जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, कुछ भी कह दे रहा है। वहां पर बांग्लादेश की सिक्योरिटी तो छोड़िए, हम अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं कि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और भाई ठीक से रहना पड़ेगा, तमीज से रहना पड़ेगा, ये संदेश देना पड़ेगा। तो क्या लगता है एक हार्ड डिसीजन भारत को लेने की जरूरत है? क्योंकि देखिए सर, सैंक्शंस जो हैं वो तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उससे फिर इकोनॉमी पर ही असर पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर रॉ मटेरियल्स को लेकर निर्भर हैं। क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है? ये एक तो आत्मनिर्भर, जैसे जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने आप को आत्मनिर्भर करना है, सेल्फ रिलायंट करना है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की काबिलियत होनी है, यकीन करना है कि हम कहीं पिछड़ ना जाए। जो 7% हमने ग्रोथ का है वो होना है, अपने बाकी पड़ोसियों के अपने साथ लेकर के चलना है। जब अगर आप देखेंगे, अगर शांति पाकिस्तान में होगी, बांग्लादेश में होगी, हमारा जीडीपी तकरीबन 1.5% जीडीपी वैसे ही बढ़ जाता है अगर हमारे इर्द गिर्द शांति हो। तो शांति अगर रखनी है, और चीन को हमने सबक, मतलब चीन को यकीन आना चाहिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इसने उसने उंगली देने की कोशिश की, भिनभिना गया तो उसको नुकसान होगा। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि हम इकोनॉमी पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्या बांग्लादेश को इस बात का अंदाजा है कि उनके साथ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो इकोनॉमिकली मजबूत हो रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ये मुर्गी है जो सोने का अंडा दे रही थी।
और पहले भी 1971 से पहले भी वो बांग्लादेश को इस्तेमाल करे थे। उनकी पूरी जूट इंडस्ट्री का जितना पैसा था, इस्लामाबाद जब कैपिटल बना तब उन्होंने 4000 करोड़ इस्लामाबाद कैपिटल में कराची से शिफ्ट करने के लिए लगाया। वो पैसा कहां से आया? ईस्ट पाकिस्तान से उन्होंने कहा। इसलिए तो मुजीबुर रहमान चिल्ला रहे थे कि हमारे से आप पैसा ले रहे हो और जब सत्ता देने की बारी आती है तो आप जुल्फिकार अली भुट्टो को दे रहे हो, हमें इस्तेमाल कर रहे हो, बंगालियों को आप इस्तेमाल कर रहे हो और पंजाबियों को आप सत्ता दे रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं है। और आज वही बंगाली जो है वहां के जो यूनुस के नेतृत्व में वो पंजाबियों जो पाकिस्तान में उनके साथ मिल गए हैं। तो ये बहुत एक विडंबना है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने 71 से लगातार अपना धीरे 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 करके एक जो षड्यंत्र है और वो भी मजहबी षड्यंत्र जो है वो बनाए रखा। और उसमें बांग्लादेश जो है, अब बांग्लादेश जैसे मैंने कहा 30 लाख लोग सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहे हैं। 30 लाख तो कम नहीं होता है। हर महीने $2 अरब वो देते हैं बांग्लादेश के अंदर रेमिटेंस नहीं आता है सर, वहां से। टेक्सटाइल तो उनको इंडस्ट्री क्या बहुत लगता है? ज्यादा बढ़ गई थी। एक शिफ्ट जो है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखने को मिला था। शरदेंदु जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में रह रहे जो वहां के नागरिक हैं और वहां की पार्टियां भी अगर हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि देखिए बॉस, आपका देश ग्रो कर रहा था और दूसरे देशों को हजम नहीं हुआ, इसलिए इस वक्त आपके देश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है। देखिए, ये जिस मुद्दों का आपने जिक्र किया है, इसका इल्म वहां की जनता को है, वहां के इंटेलेक्ट क्लास को है, वहां के थिंक टैंक को है, वहां के इकोनॉमिस्ट को है, और जो आम जनता जो पढ़ी लिखी उनको इस चीज का पूरा अंदेशा है कि ये जो सिचुएशन चल रही थी वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छी थी और उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। उनका जो ग्रोथ रेट था वो भी काफी अच्छा था, और जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी फ्लोरिश कर रही थी, वर्ल्ड में नंबर 2 बनती चली जा रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं सेटबैक लगा। हुआ है ये कि फंडामेंटलिस्ट ताकतों को वो चेक नहीं कर पाए। ये एक ऐसा धर्म का उन्माद है जो वहां पे प्रिवेल करता है, और उसके तहत देखिए स्टूडेंट एजिटेशन शुरू हुआ, लेकिन वो कब हाईजैक कर लिया गया फंडामेंटलिस्ट द्वारा उनको पता नहीं लगा। स्टूडेंट अपने रिजर्वेशन को कैंसिल करने, उसके अगेंस्ट की बातें कर रहे थे जो वहां के कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन स्टूडेंट की जो सोच होती है वो अलग किस्म की होती है। फंडामेंटलिस्ट ने उसको हाईजैक करके पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया, और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस स्टूडेंट के ऊपर तो गोलियां चला रही थी, लेकिन जब फंडामेंटली जब प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में घुस के आसनिस्ट किया तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो तमाम तरीके के क्वेश्चन थे, और एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड वहां पे एजिटेशन शुरू हुआ। फंडामेंटलिस्ट पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। तो बांग्लादेश के जितने हैं, चाहे जितनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, थिंक टैंक हो, इकोनॉमिस्ट हो, वो इस चीज को समझते हैं कि बांग्लादेश एक अच्छी राह पे स्टेट चल रहा था, लेकिन उनको फंडामेंटलिज्म एक ऐसी चीज है जो धर्म का उन्माद होता है, वो ऐसी चीज है जिसके तहत पूरा तहस नहस हो गया। स्टूडेंट उसको भाप नहीं पाया, और आज की डेट में कुछ स्टूडेंट आज भी सड़कों पे हैं, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और जनता की सरकार सर, ये मुझे लगता है उदाहरण है कि धर्म एक ऐसी चीज है जो आपके देश को आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, शेख हसीना के पिता के घर में बता दे कि आग लगा दी गई और वहां पर बैठी जो सेना थी वो महज देख रही थी।